इन बच्चियों का बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही आप आगे प्रयास करते रहें, क्योंकि धीरे धीरे जो प्रयास हम करेंगे वो एक दिन बड़ा रूप लेगा। आप ही की तरह, आप ही की बीच में से मैं हूँ। आप जानते होंगे, कोई बोल रहे हैं डॉक्टर उमा देवी अब 8वीं में पढ़े हुए डॉक्टर कैसे बन गए, किसी के मन में कोई और सवाल होगा, लेकिन आज मैं आपकी शंका सारी दूर कर दूंगी। आपके पास में समय है, आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता का साथ है, गुरुजनों का मार्गदर्शन है, तो इस समय को आप समझे, इस समय की कीमत समझे, क्योंकि ये आज जो समय हमारे पास में है ये चल के लौट के वापस नहीं आने वाला है। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करें, अच्छा रास्ता सुने, क्योंकि मेरी पढ़ाई है वो 8वीं में ही छूट गई, मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं ये चाहती हूँ कि मेरे यहाँ की बहनें ऐसे बीच में पढ़ाई न छोड़ें। क्यों, मुझे मेरी माँ का भी प्यार नहीं मिला। जब मैं 4 साल की थी तो मेरे माताजी का देहांत हो गया, उसके बाद में घर के काम की जिम्मेदारियाँ आ गई, तो इसलिए पढ़ाई भी छूट गई। और 16-17 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरा भी ससुराल पड़ोसी गांव मंगली की बेरी है, आपको आधे लोगों को तो मालूम ही होगा। जब मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई और मेरे हस्बैंड 5वीं पढ़े, तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार हमारे पास में था नहीं। और शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा बच्चा हुआ तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, उसको अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी, अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, लेकिन मैं नहीं ले जा पाई, उसको नहीं बचा पाई। उस समय पूरी तरीके से टूट चुकी थी कि अब मुझे ज़िंदगी नहीं जीनी, ऐसे नेगेटिव विचार आने लगे। तब लगा कि ऐसे ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा है मैं कुछ अच्छा काम करूं, जिससे मेरा मन भी लगे और मेरा घर भी चले। तो यही सोच के 2008 में सुई धागा हाथ में लिया, और कोई आइडिया नहीं था मार्केटिंग कैसे होती है, रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा। मैंने ये सोचा जो मेरी बहनें हैं वो मायके जाएगी तो बैग लेके जरूर जाएगी, तो क्यों ना मैं बैग बनाना शुरू करूं। अब जो बैग के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी वो तो हाथ से हो गई, लेकिन बैग की जो सिलाई थी वो मशीन से होनी थी। मशीन मेरे पास में थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। उस समय 3000 की मशीन आती थी, लेकिन वो भी मैं नहीं खरीद पाई। फिर मैंने सोचा जो परेशानी मुझे हो रही है वो मेरी और भी बहनों को होती होगी, क्यों ना मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हम मिलके कर सकते हैं। तो यही सोच के हम 10 महिलाओं ने मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी जो 1000 रुपये की आई थी उस समय, और वहाँ से हमने काम की शुरुआत की थी। लेकिन समस्या यहाँ ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि अब हम 10 महिलाएं हैं, 10 महिलाओं के लिए काम कहाँ से आएगा। तो हमने सोचा हम क्या करें जिससे हम सबको काम मिले। तो किसी ने बोला कि आप जो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे एग्जीबिशन होते हैं, वहाँ आप सेल करेंगे तो आपको हाथों हाथ पैसे भी मिलेंगे और ज़्यादा काम मिलेगा। लेकिन मैंने कहा बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं और इतना दूर कोई भेजेगा नहीं, सबसे पहले तो घर से बाहर निकलना ही इतना मुश्किल है। तो मैंने कहा ये तो हम सपना छोड़ ही दें। लेकिन फिर दिमाग में आया कि ट्राई तो करते हैं, तो जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया। 2010 की बात कर रही हूँ, कट्टे में सामान भरा, ट्रेन के लोकल डब्बे में बैठ के दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफ़ी मार्ग पे एक 3 दिन का एग्जीबिशन था, और वहाँ पे जाके हमने हमारा बूथ लगाया। 3 दिन के एग्जीबिशन में 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हो गई, और वहाँ से हमें हिम्मत आ गई कि अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें हमारी और बहनों के लिए काम करना है। तो वो कैसे करना है, वापस आके इन्हीं धोरों में, इन्हीं ढाणियों में ठाणी ठाणी जाके महिलाओं को मोटिवेट करना, और बुजुर्ग लोग होते हैं उनके कई क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर देना। कभी कभी तो लगता कि छोड़ दे, लेकिन फिर लगता नहीं काम की ज़रूरत इनको है, इनको नहीं। तब घर वालों को समझाते कि इनको कहीं नहीं जाना है, ये घर का पूरा काम भी करेगी, और जो भी दिन में इनको 2-3 घंटा टाइम मिलेगा उसमें ये काम करेगी। तो ऐसे करते करते कुछ बहनों को साथ में जोड़ा, और जो नेक्स्ट एग्जीबिशन था उसमें फिर 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल नहीं की थी, 50 की भी नहीं, पूरी 11 लाख की सेल करके आए थे। उसके बाद
जो प्रोडक्ट बन रहे थे उसमें नवाचार करना शुरू किया। पहले होम फर्निशिंग के प्रोडक्ट बन रहे थे, जो बेड कवर, और कुशन कवर, कर्टन्स, तो ऐसी चीज़ें तो क्यों ना पहनने के लिए कपड़े बनाएं। तो फिर हमने सोचा कि जो हैंडलूम का फैब्रिक होता है, जिस तरीके से आपने अभी सरखा का प्रदर्शन किया, तो ऐसे ही सरखे पे पहले सूत की कताई होती थी, वुलन की कताई होती थी, ऊन की, और उसके बाद में बुनाई होती थी, और बुनाई के बाद में उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती थी। तो ऐसे कपड़े जहाँ भागलपुर में, मध्य प्रदेश में, साउथ में, वहाँ जो कपड़े बनते हैं सिल्क के, वो लेके आए, उसके ऊपर यहाँ की एम्ब्रॉयडरी और एप्लिक का वर्क किया, उसके साथ में साड़ी, दुपट्टे, कुर्ते, ऐसी चीज़ें बनाई, वो लेके गए। तो लोगों ने वहाँ पे सोचा कि ये पहने हुआ कैसा लगेगा, क्योंकि फोल्ड किया हुआ किसी को समझ में नहीं आता। तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। अब फैशन शो के तो नाम से ही डर था कि छोटे कपड़े पहनना, ऐसा फैशन शो होता है, हम क्यों फैशन शो करें। तो फिर किसी ने बोला कि नहीं, आप हेरिटेज फैशन शो कर सकते हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं इसी का फैशन शो कर सकते हैं। तो हमने कहा ट्राई करते हैं, लेकिन इतना इजी कहाँ था कि डिजाइनरों के साथ में एक आर्टिजन फैशन शो कर पाए। काफ़ी कोशिश करने के बाद में जयपुर में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, और वहाँ जाके हमने कोशिश की कि हमें यहाँ पे मौका मिले, लेकिन उन्होंने भी यही बोला कि यहाँ पे जो डिजाइनर्स लोग हैं उनके साथ में आप कैसे फैशन शो कर पाओगे। लेकिन मैंने वहाँ पे जिद किया, वो मौका मिला, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि जो डिज़ाइनर्स अपनी थीम, अपना कलेक्शन, अपना कॉस्ट्यूम डिज़ाइन लेके आ रहे हैं, ऐसा हम कैसे बनाएंगे। वहाँ उस समय कोई सोशल मीडिया भी इतना नहीं था, तो यूट्यूब पे देख के बना ले। तो हमने सोचा और बड़े एनजीओ से हेल्प मांगते हैं। तो वहाँ जाके हमने कहा कि आप हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में हेल्प करिए। तो उन्होंने भी यही बोला कि रूमा जी, ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं आपके लिए वही बेटर है। तो उस समय बड़ा दुख हुआ, रोना भी आया। मैंने कहा मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये फैशन शो मैं ज़रूर करूँगी। जैसा मुझे समझ में आया, मैंने मेरी डिज़ाइन ली, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन तैयार किए। मन में बहुत डर लग रहा था कि किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैंने कहा मैंने मेरे मन से बनाया है और मैंने मेहनत की है, तो ज़रूर लोगों को पसंद आएगा। यही सोच के वहाँ पहुँचे, और आप मानोगे नहीं, जो ऑडियंस और वही बड़े डिज़ाइनर्स, बीबी रसेल, हेमंत त्रिवेदी, अब्राहमन ठाकुर, ऐसे डिज़ाइनर खड़े होके तालियां बजाई, और नेक्स्ट शो के लिए अपने बाड़मेर से अगला कलेक्शन उन्होंने यहाँ आके बनाया। और उसके बाद में मैं ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर बनी, और पूरे इंडिया के जो ट्राइबल आर्टिजन है, आदिवासी आर्टिजन है, उनकी कला को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्टेट में फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाए। और उसके बाद में डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने ही जीता, जिसमें पेरिस का टूर मिला था मुझे। उस दिन मुझे समझ में आया कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम हिम्मत हारने लगते हैं कि अब हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या आए, उसको पॉजिटिव सोचें, और ये सोचें कि हमें कुछ नया सीखने का मौका मिला है। अगर मुझे उस दिन वो मेरी मदद कर देते डिज़ाइन बनाने में, तो मैं कभी डिज़ाइनर बन पाती। तो कभी ऐसा निराश मत होना, जब भी आपके सामने कठिनाई आए उसको डटकर जीना है, नई सीख के साथ जीना है, नवाचार हमेशा करते रहना है, क्योंकि समय के साथ बदलाव जरूरी है। अपने संस्कारों में रहते हुए हम आगे के लिए अच्छा कैरियर चुन सकते हैं समय के अनुसार, क्योंकि जब तक हम नया नहीं सीखेंगे तब तक हमारा दिमाग यहीं रहेगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन सोशल मीडिया को दो तरीके से उपयोग कर सकते हैं, एक नेगेटिव वे से, एक पॉजिटिव वे से। हमें सुनना है कि हमें क्या देखना है। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप लोग फोन को यूज करना सीखें, तभी तो आप बच्चों के ऊपर नजर रख पाएंगे। आपको ही पता नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं फोन में, तो आप बच्चों को क्या सिखाओगे। ऐसी चीजें हैं जो हम वर्ल्ड में घूम के नहीं सीख सकते, वो घर बैठे सीख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आपको ये चीजें सीखनी है और आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। और सबसे बेस्ट ये है कि बच्चों के टैलेंट को पहचाने, क्योंकि होता यही है कि उसका बच्चा डॉक्टर बना है तो आपको भी डॉक्टर बनना है, ये कलेक्टर बनना है तो आपको भी कलेक्टर बनना है। लेकिन बच्चा क्या चाहता है, सबसे पहले वो पहचानो। बच्चा
कला में जाना चाहता है, खेल में जाना चाहता है, संगीत में जाना चाहता है, या कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, तो ये चीज़ें आपको पहले इन बच्चों के मन की चीज़ें हैं वो सीखनी पड़ेगी, और उसके माध्यम उनको आगे के लिए सलाह दें, उनका सहयोग करें, ताकि ये आने वाले समय में जो भी कार्य करेंगे वो कार्य खुशी खुशी कर पाएंगे। कोई भी काम थोपा हुआ मन से नहीं होगा, लेकिन अपनी रुचि का काम है तो वो हर समय खुशी खुशी कर पाएंगे, हर समय अपने अंदर एनर्जी रहेगी। तो इसके माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। मेरा सफ़र यहीं से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अब हम सिर्फ इंडिया में थे। आगे ये सोचा कि क्यों ना इंटरनेशनल लेवल पे हम एग्जीबिशन करेंगे तो हमारी यहाँ की जो बहनें हैं उनको ज़्यादा काम मिल पाएगा। तो ये सोचा ही था। उस समय जर्मनी फ्रैंकफर्ट मैसे में हेम टेक्सटाइल करके एक प्रदर्शनी होती है, वहाँ से मेल आया कि हमने इंडिया से मात्र एक एनजीओ को सेलेक्ट किया है जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट बूथ दे रहे हैं, क्योंकि उस समय उस बूथ का रेट जो थी वो 50 लाख रुपए की थी। वो ना हम दे पाते और ना हम वहाँ जा पाते। लेकिन उस समय ये लगा कि हमने सोचा ही था, लेकिन सीधा जर्मनी जाएंगे ये नहीं सोचा था। तो हम तो कभी बाहर गए नहीं थे। काफ़ी लोगों से पूछा वहाँ का वेदर कैसा है, तो दिसंबर का महीना है, बर्फ़ गिर रही है, उस हिसाब से आप कपड़े लेके जाना। हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, तो वहाँ का खान पान कैसा है। तो उन्होंने बोला कि खाने के लिए तो आप कुछ साथ में ही रखना। तो यहाँ से मैं सब्जी आटा सब साथ में लेके गई, वहाँ पे जाके रोटियाँ बनाई और वहाँ के लोगों को खिलाई। तो उन्होंने क्या बोला, हमने फर्स्ट बार ताज़ी ब्रेड खाई है। मैंने कहा इन्होंने रोटी नहीं खाई, अच्छा हुआ मैं आटा साथ में लेके आई। तो वो जो एक्सपीरियंस था मेरा बहुत शानदार रहा। उसके बाद मैं सिंगापुर, यूएसए, दुबई, पेरिस, कई जगह पे फैशन शो किए, एग्जीबिशन किए। और इसी बीच में जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेरे पास में इनविटेशन आया, क्योंकि मैं तो ना ऐसी स्कूल में पढ़ पाई और ना कॉलेज के बारे में सोचा, मैंने कहा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाके मैं क्या करूँगी। 1 महीना तक वापस जवाब नहीं दिया। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कितने को पता है? कहाँ आई हुई है? बच्चों को पूछ रही हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? गुड़े गुड़ा मालूनी, बाड़मेर, जयपुर, दिल्ली में, अमेरिका। कौन बोलियो? कई स्कूलों में पता भी नहीं था बच्चों को, लेकिन यहाँ पे पता है। वो अमेरिका के बोस्टन शहर में आई हुई है और पूरे विश्व की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है। और वहाँ से इनविटेशन आया कि हमारे एनुअल फंक्शन में एज ए स्पीकर के तौर पे हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। आज ही की तरह जिस तरीके से आपकी स्कूल में आई हूँ, ऐसे ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने इन्वाइट किया 1 दिन के लिए। लेकिन उस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम चला 3 दिन, जिसमें एक दिन स्पीच था, दूसरे दिन वहाँ के बच्चों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने सुई धागा हाथ में लेके प्रैक्टिस किया। अभी तो कौन करे हुई हूँ, लेकिन बोने कोडो के वास्तव में बीत केड़ो कौम हुए। बोए मने ई वास्ते बुलाई कि जका भी तो बच्चा पढ़े बे कदी एड़ धोरो में को आया है नहीं, बे मोटे मोटे जकी सीटियों हैं दिल्ली बॉम्बे इत आया वेला, लेकिन एड़ धोरो में को आया है नहीं, इत के कौम हुए बोबो ने ठाको नहीं, ये वास्ते थोने बुलाया है। और तीसरे दिन भारतीय दूतावास में प्रोग्राम रखो और कई यूनिवर्सिटी का जका प्रोफेसर हा बोने इनवाइट किया और बोए अपने इतकी कला के बारे में होचियो हमझो, जिन्हें कहो कि मैं तू स्टूडेंट है जका इंडिया भेजोला वह रिसर्च करेला और जकी बीत की कला है भी ने इतके सिलेबस में शामिल करेला। तो प्रोग्राम कितो बड़ो हो गयो हो। ई वास्ते कदी भी एड़ो मौको आवे थारे हमी तो कदी पीछे नहीं हटनो। और पेरेंट्स ने मैं भी मैं कहूँ कि कभी एड़ो अच्छो मौको मिले तो बच्चों ने आगे जरूर भेजियो। हूँ तो बेदगी भाषण देने, लेकिन पढ़ाई करने तो थे भी जाइयो। अगर 1 महीनों भी अभी जे बेच जान ही खनायरा तो अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए कितो काम कर सको। अपनो जो माइंड है वो सलन लाग जेला, वो खुल जेला। बित जकी शिक्षा ही बिने देखन मनो लाग्यो
कि मैं तो 8वीं के बाद में नहीं पढ़ पाई, लेकिन आज भी मेरी बहनों हैं जबकि 8वीं में स्कूल छूट जाए, वे आगे नहीं पढ़ पावे, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आती है या स्कूल दूर होने के कारण। उन बच्चियों के लिए मुझे कुछ करना है। तो उस समय हमने अक्षरा छात्रवृत्ति के नाम से एक योजना लॉन्च की, जिसमें 20 लाख रुपए सालाना हम बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में देते हैं, पर स्टूडेंट को 25 से 75 हजार रुपए, जिससे वो अपने कैरियर को आगे बढ़ा सके। ऐसे ही हाल ही में हमने एक नई योजना लॉन्च की है, जो नई सोच नई उड़ान। एक स्कूल में से 5 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं जो पहले पढ़ाई में कमज़ोर थे, लेकिन अभी वो पढ़ाई में ऊंचाइयां छू रहे हैं। उन बच्चों को 3000 रुपये की नकद राशि के साथ में पुरस्कार और देके उनको सम्मानित किया जा रहा है, ताकि बाकी बच्चे मोटिवेट हो उनसे और वो निराश ना हो कि हमारे अंक कम आए हैं। आप अच्छी प्रैक्टिस करो, आगे के लिए अच्छा सोचोगे तो जरूर सफल हो पाओगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाना। और मैं जब 8वीं में पढ़ रही थी उस समय मुझे एक बार टूर्नामेंट जाने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद में ना स्कूल जा पाई और ना खेल में आगे। जब मैं ट्राइफेड की गुडविल एम्बेसडर थी और मैरी कॉम ब्रांड एम्बेसडर थी। अब मैरी कॉम को कितने बच्चे जानते हैं? मैरी कॉम कौन है? हाथ तो खड़ा करे यार, थोड़ा दूर रह गया बच्चा। बॉक्सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के टीचर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि यहाँ के बच्चे बहुत एक्टिव है और इनको वास्तव में नॉलेज दिया गया है। तो जो मैरी कॉम है वो 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद भारत के लिए बॉक्सिंग में इतने गोल्ड मेडल लेके आई है। तो हमारे राजस्थान के बच्चों में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो संसाधनों की कमी है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस विषय पे मैंने 2 साल मंथन किया और उसके बाद में ये तय किया कि हम यहाँ पे बच्चों के लिए ऐसा एक स्टेडियम तैयार करें जिससे वो हर समय यहाँ पे प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सके, ओलंपिक तक जा सके। ये मेरा सपना था और उस स्टेडियम का काम शुरू हो चुका है। वो सवा गांव में अभी कार्यरत है, कार्य प्रगति पे है। तो ये जो काम है ये मेरे सामने जो मैं सोच रही थी और मैं नहीं कर पा रही, लेकिन मेरी बहनें ऐसे निराश ना हो, इसलिए मैं हर फील्ड में कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए ये सारी सुविधाएं हो। हेल्थ में भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे गांव की बहनें हैं वो टाइमली हॉस्पिटल नहीं जा पाती है, तो उनके लिए मेडिकल मोबाइल वैन की व्यवस्था करते हैं। डॉक्टर्स की टीम होती है, वो गांव-गांव जाती है, चेकअप करती है, आंखों का चेकअप करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको चश्मे वितरण करते हैं। तो इस तरीके के प्रोग्राम चलते रहते हैं। और आपने देखा होगा एक वीणा पे जो भजन गाते हैं, देखा है किसी ने? तो ये जो वीणा है, वीणा पे जो भजन गाते हैं, इन रिखिया गायकी को आगे मंच नहीं मिला। काफ़ी लोग संगीत में आगे निकल गए, लेकिन ये जो अपनी फोक म्यूजिक की जो कला थी वो गांव में ही रह गई। इसको आगे मंच दिलाने के लिए हमारे सेंटर पे रोज़ 2 घंटा सत्संग होती है। अलग अलग गांव से आर्टिस्ट आते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं और उनको सोशल मीडिया के थ्रू आगे प्रमोट करते हैं ताकि उनको अच्छा मंच मिल पाए। और साल में एक बड़ा प्रोग्राम होता है वाणी उत्सव के नाम से, जो 29 व 30 मार्च को होता है जसदेव धाम बाड़मेर में। इस बार मैं सोच रही थी कि इस प्रोग्राम को जरडेजी की पहाड़ पे भी किया जाए, लेकिन आगे यहाँ पे भी करेंगे। अभी है जो रोमा देवी फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाके एक लिंक है, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। आपके गांव के कितने भी जो भजन कलाकार हैं या हरजस गायन करने वाली बहनें हैं, वो भी अपना वहाँ पे आवेदन कर सकती है। क्योंकि ये जो वाणी उत्सव होता है इसमें 200 से 300 कलाकार आते हैं, अपनी प्रस्तुतियाँ देती है और 37 घंटा रेगुलर वहाँ पे वाणियाँ चलती है। तो इसमें उनको प्रस्तुति देने का मौका मिलेगा, वीणा भेंट किया जाएगा या अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरीके का ये प्रोग्राम है। ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है
कि हम हमारी संस्कृति को, अपनी धरोहर को बचा के रख रहे हैं। इसमें आप सभी भागीदारी निभाएं। अगर उस समय तक आपके एग्ज़ाम हो जाए तो 2 दिन के लिए आप बच्चे भी आ सकते हैं, और ग्रामवासियों को सबको मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप ज़रूर आना, इस प्रोग्राम को देखना और अपने आसपास भी ऐसे प्रोग्राम कराते रहना, ताकि हमारी यहाँ की जो फोक म्यूजिक है ये बच के रहे, इसको आगे मंच अच्छे से मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, और यहाँ का अनुशासन देख के वास्तव में अच्छा लगा। और हमेशा मैं कहती हूँ कि एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए हम खुद लड़ें। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़ें, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहें, अड़े रहें।